कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। महेंद्र भी पीछे पीछे चल दिया। जानकी जी ने अर्जुन को आवाज दी तो अर्जुन अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। जानकी जी ने इशारे से उसको मंजरी के साथ खड़े होने को कहा और दोनों को देखती हुई रघुनाथ जी से बोली, देखो जी, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। रघुनाथ जी ने एक नज़र दोनों पर डाली और बोले, बात तो सही कहती हो। जानकी जी ने महेंद्र की ओर देखा और बोली, आज से मंजरी हमारी बेटी है। महेंद्र कुछ नहीं बोला या शायद बोल ही नहीं पाया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर माथे से लगा लिए। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं भाई साहब, ऐसे चुप मत रहिए, आप भी कुछ कहे। क्या आपको हमारा बेटा पसंद है? रघुनाथ जी ने महेंद्र से कहा। महेंद्र ने मंजरी की ओर देखा जो नजरें झुकाकर अर्जुन के पास खड़ी थी और बोले, आपके घर की बहू बनना हमारी बेटी के लिए सौभाग्य की बात होगी। पर बिटिया अभी पढ़ना चाहती है। कोई बात नहीं, इसमें हमें क्या ऐतराज है। अभी बात पक्की कर लेते हैं और जब मंजरी बिटिया ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी तब शादी कर देंगे। क्यों भाई अर्जुन? रघुनाथ जी ने कहा। अर्जुन कुछ नहीं बोला। एक नज़र मंजरी को देखा जो अब खुश थी। कुछ बातें करने के बाद रात का भोजन जो मंजरी ने ही बनाया था सभी मेहमानों ने चाव से खाया और फिर अपने घर के लिए रवाना हो गए। रात को करीब 10 बजे महेंद्र आम के पेड़ के पास बैठा अपने में ही बात कर रहा था कि वहाँ पर मंजरी आ गई और महेंद्र के पास आकर बैठ गई। महेंद्र की आंखें नम थी, जिन्हें देखकर मंजरी महेंद्र के गले लग गई और बोली, क्या हुआ पापा, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं बिटिया, ये तो खुशी के आंसू है। इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि मेरी बेटी का रिश्ता घर चलकर आया और वो भी इतने अच्छे घर से। बस यही तो बात कह रहा था मैं। इससे महेंद्र ने आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं पापा, मैं नहीं जा रही। आप और अपने इस भाई जैसे आम के पेड़ को छोड़कर। आम के पेड़ से लिपटते हुए मंजरी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत कह। सोच कि अगर आज मंजू होती तो कितना खुश होती। महेंद्र ने मंजू को याद करते हुए कहा। मंजरी की आंखें भी नम हो गई और उसने महेंद्र के कंधे पर सर रख लिया और आसमान में तारों को निहारने लगी। सुबह को मंजरी और गंगा दोनों कॉलेज के लिए तैयार हुए और समय से कॉलेज पहुँचे। गंगा ने जैसे ही आलिया को देखा तो उससे नजरें छुपा ली और बात करने से कतराने लगी। गंगा के साथ जो कुछ भी हुआ था मंजरी उससे अभी भी अनजान थी, इसीलिए आलिया से उसी तरह मिली जैसे पहले मिला करती थी। क्लास में आर्यन भी था जो गंगा की तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था, जिससे गंगा अपने में असहज महसूस कर रही थी और जितना आर्यन को अनदेखा करने की कोशिश करती बार बार उसकी नज़र उधर ही चली जाती, जिससे गंगा और परेशान हो जाती। वह अपने भीतर के गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी जो उसके चेहरे से व्यक्त हो रहा था। मंजरी को गंगा के चेहरे पर ऐसे भाव देखकर उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? गंगा ने सर पर हाथ लगाते हुए कहा, कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द है। इसीलिए मंजरी के दूसरी तरफ बैठी आलिया तपाक से बोल पड़ी, इसके सर दर्द की दवा मेरे पास है, बोलो तो दूं। गंगा ने आलिया को बड़ी ही नफरत भरी निगाहों से देखा पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद जब लेक्चर खत्म हुआ तब तीनों बाहर कैंटीन में आ गए।
वहाँ पर मंजरी ने गंगा से कहा कि चलो एक एक कप चाय पी लो, सर दर्द में आराम मिलेगा। मंजरी काउंटर पर चाय लेने चली गई। आलिया गंगा के पास बैठी थी, जो गंगा को देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, वाकई सर दर्द है या कोई बहाना है? क्या मतलब? गंगा ने चिढ़ते हुए कहा। आलिया मुस्कुराई और फिर बोली, कहो तो एक मीटिंग और सेट कर दूं आर्यन के साथ। क्या बकवास है? गंगा का गुस्सा और बढ़ गया। गंगा ने एक नज़र मंजरी को देखा, जो अभी काउंटर के पास चाय के लिए खड़ी थी। चुप रहो और कभी मुझसे ऐसी बात मत करना। मैं एक बार तुम्हारी बातों में आ गई, अब नहीं आऊंगी। आलिया जोर से हंसी और गंगा के नज़दीक जाकर धीरे से बोली, आना तो पड़ेगा। मतलब ये कि मैं जब भी तुमको बुलाऊंगी तुम्हें आना पड़ेगा। आलिया ने ब्लैकमेल करने के अंदाज में गंगा से कहा। मैं समझी नहीं। उस दिन तुम कुछ भूल गई थी। गंगा ने कुछ याद करते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भूली हूँ। आलिया गंगा के बिल्कुल पास आई और अपना मोबाइल उसके आगे कर दिया, जिसमें गंगा और आर्यन के कुछ फ़ोटो पड़े थे। फ़ोटोज को इस अंदाज में लिया गया था जिनमें यह आभास नहीं हो रहा था कि उस दिन गंगा ने उस सब का विरोध किया था। किसी में आर्यन गंगा के साथ सोफे पर बिल्कुल करीब में बैठा था। एक फ़ोटो में आर्यन गंगा को गुलाब का फूल दे रहा है और गंगा उसे ले रही है। कुछ फ़ोटो में आर्यन गंगा को बाहों में लिए हुए था, पर उनमें यह नहीं दिख रहा था कि गंगा उसका विरोध कर रही है। कैसी लगी मेरी फ़ोटोग्राफी? आलिया ने चेहरे पर जहरीली मुस्कान लाते हुए कहा। गंगा यह सब देखकर हतप्रभ रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह आलिया से क्या बोले। उसके मुंह से धीरे से आवाज़ निकली, क्या है ये सब? मेरी फ़ोटोग्राफी का नमूना, आलिया तपाक से बोली। गंगा समझ चुकी थी कि आलिया ने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा किया है और उसे अब वह सब करना होगा जो आलिया उससे कराना चाहेगी। गंगा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उधर आलिया ने देखा कि मंजरी काउंटर से एक ट्रे में 3 कप चाय ले चुकी है और इधर ही आ रही है, तो अपनी पैंट की पॉकेट में मोबाइल रखते हुए बोली, फिलहाल तुम्हारी लाज मेरी पॉकेट में है, इसे कैसे बचाना है बाद में बताऊंगी। मंजरी आ रही है। गंगा ने मंजरी को देखा, जो काफ़ी पास आ चुकी थी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास करने लगी। मंजरी ने चाय टेबल पर रखते हुए कहा, काफ़ी नंबर थे चाय के लिए, और फिर मैंने बोला भी उनको कि देर तक खौला देना, एकदम कड़क चाय बनी है, सर दर्द में फ़ायदा करेगी। गंगा और आलिया ने उनमें से एक एक कप उठाई और चुपचाप चाय पीने लगी। मंजरी अभी भी गंगा को देख रही थी, जो बहुत परेशान लग रही थी। तभी मंजरी ने गंगा के हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है, चलो इधर से, जब चलेंगे तब दवाई लेते हुए चलेंगे, अब दवाई की शायद ज़रूरत ना पड़े। आलिया ने चुटकी लेते हुए कहा। क्यों? मैंने गंगा को एक ऐसा उपाय बताया है जिससे इसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बस जैसा मैं कहूँ वैसा ही करे तो। अच्छा, तू कब से डॉक्टर बन गई? मंजरी ने हंसते हुए आलिया से कहा। ये तो तुम्हें गंगा ही बताएगी कि मेरी बताई दवा काम करती है या नहीं। लगता है मंजरी को भी दवाई देनी ही पड़ेगी। क्यों गंगा? आलिया ने गंगा की तरफ देखते हुए कहा। गंगा ने अपना बैग उठाते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। और तीनों वहाँ से अगले लेक्चर के लिए चली गई। गंगा का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह आलिया के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी और सोच रही थी कि उसकी इस मजबूरी से क्या फ़ायदा उठाएगी आलिया, और क्या आर्यन और आलिया दोनों मिले हुए हैं। ये सारे सवाल गंगा के दिमाग में घूम रहे थे। गंगा रात भर नहीं सोई, बहुत परेशान रही। उसका मन कॉलेज जाने को नहीं हुआ, या यूं कहे कि उसकी हिम्मत आर्यन और आलिया का सामना करने की नहीं हो रही थी। मंजरी अकेले ही कॉलेज गई। जब मंजरी कॉलेज पहुंची तब आलिया ने देखा कि उसके साथ गंगा नहीं आई है। उसने मंजरी से तो कुछ नहीं कहा,
और लगभग 11 बजे गंगा के पास आलिया का फ़ोन आया। फ़ोन रिसीव करते ही आलिया गंगा से बोली, आज कॉलेज क्यों नहीं आई? गंगा ने चिढ़ते हुए कहा, बस ऐसे ही मन नहीं था। तुमसे क्या मतलब मैं स्कूल आऊँ या ना आऊँ? ओहो, इतनी अकड़! तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या करोगी तुम? जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो कल कॉलेज आकर देख लेना। कॉलेज का हर बच्चे के मोबाइल में तुम्हारे और आर्यन की रासलीला के फ़ोटो होंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आखिर तुम चाहती क्या हो? तो फिर सुनो, ये जो तुम मुझसे बचने के लिए छुट्टियां कर रही हो, ये पैंतरा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। चुपचाप मुझसे आकर मिलो, फिर बताती हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। ठीक है, पर मैं कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करूँगी और ना ही फिर से आर्यन से मिलूँगी। ओहो मैडम, मुझसे ही शर्त रख रही हो? इतना कहकर आलिया हंसने लगी और बोली, सुन, अगर अपनी लाज बचानी है तो तुझे वो सब करना होगा जो मैं कहूँगी, समझी? इतना कहकर आलिया ने फ़ोन काट दिया। गंगा वहीं बिस्तर पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब गंगा ने पलटकर देखा तो वह तुलसी थी। गंगा एकदम घबरा गई। उसको लगा कि तुलसी ने सब सुन लिया। सुन तो नहीं लिया। वह सोम को संभालने लगी और उठकर जाने लगी। तभी पीछे से तुलसी ने कहा, कौन था फ़ोन पर जो तुझे धमका रहा था? कोई तो नहीं, वो मजाक में। गंगा ने बात को पलटने का प्रयास किया। अच्छा, तभी इतना जोर से रोया जा रहा था? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ। कौन था और क्या बात है, तू बता तो सही। इतना कहते हुए तुलसी गंगा के पास गई और उसको गले से लगा लिया। गंगा तुलसी के गले लग गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। तुलसी ने गंगा को चुप कराया। कुछ देर बाद जब गंगा कुछ शांत हुई, तब तुलसी ने गंगा को अपने पास बिठाया और फिर सारी बात बताने को कहा। गंगा ने जो कुछ भी उस दिन हुआ था वह सब तुलसी को बता दिया। गंगा बताते समय बहुत डर रही थी, पर तुलसी ने उसको साहस बंधाया और उसको विश्वास दिलाया कि वह उसका साथ देगी और महेंद्र को इसकी जानकारी नहीं होने देगी। सारी घटना सुनने के बाद तुलसी ने गंगा से कहा कि वह आलिया से मिलना चाहती है। तो गंगा घबरा गई और बोली कि माँ, अगर आलिया ने यह जानकर कि मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है तो कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर कुछ नहीं होगा, तू मुझ पर विश्वास रख। और योजना के अनुसार शाम को महेंद्र से बाजार जाने का बहाना करके तुलसी गंगा के साथ आलिया के घर के लिए निकली। गंगा ने तुलसी को आलिया के घर से कुछ दूरी पर ही उतार दिया और आलिया का घर दिखा दिया और गंगा अपने आसपास के पार्क में रुक गई। तुलसी ने आलिया के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो आलिया ने दरवाज़ा खोला। वह तुलसी को पहचान नहीं पाई और बोली, जी आप कौन, किससे मिलना है? मुझे आलिया से मिलना है। जी मैं ही आलिया हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। तुलसी ने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आलिया अभी भी तुलसी को अचरज भरी निगाहों से देख रही थी, पर तुलसी के अंदर आने के विरोध को ठुकरा ना सकी और साइड में होते हुए तुलसी को अंदर आने दिया और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बैठने को कहा। जी अब बताइए, कौन है आप और मुझसे क्या काम है? मैं गंगा की माँ हूँ। कुछ देर के लिए तो आलिया के चेहरे का रंग उड़ गया, पर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा ऐसे कैसे आना हुआ आंटी जी? आलिया तुलसी की तरफ ध्यान से देख रही थी और यह समझने का प्रयास कर रही थी कि तुलसी गंगा के विषय में बात करने आई है या यूं ही इनका आना हुआ है। अब तुमसे पहेलियाँ क्या बुझाना, तुम तो समझ गई होगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम गंगा के उन फोटोज के बदले क्या चाहती हो?
आलिया थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, मैं तो समझती थी गंगा इस सब को छुपाने का प्रयास करेगी और मैं उससे इसकी लाज का सौदा करके अच्छा फायदा उठाऊंगी, पर उसने तो खुद ही आपको सब कुछ बता दिया। पर चलो वो ना सही, आप ही सही। और फिर पास रखे पर्स से मोबाइल निकाला और वही फोटोज तुलसी को दिखाती हुई बोली, ये देखो, ये है तुम्हारी बेटी की हरकत। बस इसी के बदले आपसे कुछ मांगूंगी। गंगा को तुमने और आर्यन ने अपने जाल में फंसाया है ना, कि ये उसकी हरकत है। तुलसी ने आलिया को बीच में टोकते हुए कहा, अब जो है वो तुम्हारे सामने है। सौदा करना है तो बोलिए, नहीं तो मैं जो करूं मुझे करने दो। पर इसका क्या भरोसा कि तुम ये फोटो डिलीट कर दोगी? तो फिर ये फ़ोन ही ले लो ना और इसकी कीमत मुझे चुका दो, मैं दूसरा फ़ोन ले लूँगी। तुलसी ने आलिया को ध्यान से देखते हुए कहा, विश्वास नहीं होता कि इस उम्र में इतना षड्यंत्रकारी दिमाग ये तुम खुद करती हो या कोई और है तुम्हारे पीछे? आपको इससे क्या लेना देना आंटी? आप ये सोचो कि अपनी बेटी की इज्जत के बदले जो कीमत देनी है वो कहाँ से दोगी? क्या चाहती हो ये तो बोलो। मात्र 12 लाख रुपए और ये फ़ोन आपका। तुलसी ने आलिया की ओर ध्यान से देखा और फिर बोली, 12 लाख रुपए? हाँ, 12 लाख रुपए। अपनी बेटी की इज्जत के लिए ये कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुलसी कुछ देर शांत बैठी रही और कुछ सोचती रही, फिर सोफे से उठ खड़ी हुई और आलिया से बोली, ठीक है, मैं 12 लाख रुपए तुम्हें दूंगी, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूंगी। इतना सुनते ही आलिया का चेहरा खिल गया, पर अगले ही पल तुलसी ने कुछ ऐसा कहा कि वह सन्न रह गई। तुलसी आलिया के पास गई और बोली, और 5 लाख रुपए और भी दूंगी, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। आपके लिए काम? कैसा काम? मैं समझी नहीं। तुमने जिस तरह गंगा को अपने जाल में फंसाया है, उसी तरह मंजरी को भी फंसाना होगा। और तुलसी के इतना कहते ही आलिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और बोली, क्या आप ये बात कह रही हो? कोई अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे कह सकता है? बेटी? कैसी बेटी? मैंने कभी उसको अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया। उसने समाज को मेरी पहचान एक सौतेली माँ के रूप में दी। कल तक जिसको मैंने नौकरों की तरह रखना चाहा, आज वह शादी के बाद करोड़ों में खेलेगी। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? जिस घर में वह दुल्हन बनकर जाना चाहती है, उस घर में उसकी जगह मेरी बेटी गंगा जाएगी। पर यह सब होगा कैसे? मैं बताती हूँ कैसे होगा। तुलसी ने आलिया के पास जाकर अपनी पूरी साजिश उसको समझाई। तुलसी की साजिश को सुनकर आलिया बोली, क्या आंटी, आप भी किसी विलेन से कम नहीं हो? तुलसी धीरे से मुस्कुराई और बोली, अपने बच्चे के लिए करना पड़ता है, पर ध्यान रहे गंगा को ये सब पता ना चले। ठीक है आंटी। कुछ देर सोचने के बाद आलिया तुलसी से बोली, पर एक बात समझ नहीं आई कि आप अर्जुन को कैसे समझाओगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो कि अर्जुन को गंगा के लिए कैसे राजी करना है। तुलसी ने बड़े ही सातिर अंदाज में कहा। उसके बाद तुलसी ने अपना बैग उठाया और जाते जाते आलिया के हाथ पर 2 लाख रुपए रखते हुए बोली, ये लो, अभी इन्हें रख लो, पर अपनी तरफ से कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। और इसी चेतावनी के साथ तुलसी वहाँ से चली आई। पार्क में बैठी गंगा उसका इंतजार कर रही थी। गंगा ने जब तुलसी को आते देखा तो तुरंत तुलसी के पास गई और बोली, क्या हुआ माँ? आलिया ने क्या कहा? तुलसी मुंह बनाती हुई पार्क में पड़ी बेंच पर बैठ गई और अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढकते हुए आंसू पोंछने का नाटक करने लगी। गंगा तुलसी के पास बैठ गई और उदास मन से बोली, क्या हुआ माँ, बोलो ना। बेटा, आलिया ने मुझे जो बताया है उसको सुनकर मैं अभी भी सदमे में हूँ और सोच रही हूँ कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनों की पीठ में छुरा मारते हुए तनिक भी दया ना आए। माँ, ये सब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, तुम्हें बदनाम करने की साजिश रचने वाली सिर्फ आलिया ही नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो हमारा अपना है, जो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। कौन है वो?
माँ बोलो ना। मंजरी? क्या मंजरी? गंगा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। हाँ मंजरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंजरी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था, पर मेरे बहुत जोर देने पर आलिया ने मुझे उसका नाम बताया। तुलसी ने बड़े ही सातिर अंदाज में झूठ बोलते हुए कहा। पर आलिया झूठ भी तो बोल सकती है। क्या माँ तुम कभी सोच सकती हो कि मंजरी अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा कर सकती है? बेटी तू भोली है, अभी तुझे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। सोच, अगर तू और मैं मंजरी के रास्ते से हट जाए तो सारी जायदाद मंजरी की होगी, और यही तो वह चाहती है। गंगा चुपचाप तुलसी को सुन रही थी। तू बता, क्या कॉलेज में मंजरी और आलिया की नहीं पटती? हाँ, वो दोनों तो दिन भर एक साथ रहती है। अगर मान भी ले नहीं मिली है तो फिर क्या आलिया ने मंजरी को तेरे साथ जो हुआ नहीं बताया होगा? जरूर बताया होगा। फिर मंजरी ने क्या किया? क्या तुझसे बात की या तेरी कोई सहायता की? वो तो आज भी आलिया के साथ दोस्त बनी घूम रही है। गंगा अचानक तुलसी से लिपटकर रोने लगी और बोली, तुम सही कह रही हो माँ, आलिया और मंजरी दोनों मिले हुए हैं। तुलसी ने गंगा के आंसू पोंछते हुए कहा, तू रो मत बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस तू वो कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। गंगा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ माँ, अब मैं वही करूँगी जो तुम कहोगी। तो फिर ठीक है बेटा, तुझे सबसे पहले तो मंजरी से अर्जुन को छीनना होगा। पर कैसे, वो सब तुझे मैं बताऊंगी। पर माँ, वो आलिया ने मेरी फोटोज के बारे में क्या कहा? वो सब दे देगी, पर थोड़े रुपए देने होंगे। तेरी माँ उसका इंतजाम कर लेगी, तू उसकी चिंता मत कर। तुलसी ने गंगा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तुलसी और गंगा जब घर वापस लौटी तब काफ़ी रात हो गई थी। महेंद्र के पूछने पर स्कूटी खराब होने का बहाना बना दिया। गंगा मंजरी से मिली पर कोई बात नहीं की और अपने कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन तुलसी की साजिश के अनुसार गंगा कॉलेज नहीं गई और मंजरी को अकेले ही कॉलेज जाना पड़ा। जब मंजरी कॉलेज पहुंची और आलिया से मिली तब आलिया उसको अकेले में ले गई और अपनी जेब से 2 फोटो निकाले जिसमें गंगा थी, पर लड़के के चेहरे पर पेन चला रखा था जिससे मंजरी उसको पहचान ना सके। वह लड़का दोनों हाथों में गंगा को लिए हुए था और दूसरे फोटो में वह सोफे पर गंगा के ऊपर लेटा था। मंजरी यह सब देखकर स्तंभ रह गई और आलिया से बोली, ये सब क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिले? उसी लड़के से जो इस फोटो में है। कौन है ये? मंजरी ने उत्सुकता से पूछा। उसने मुझे ये फोटो दिए और बोला, ये अपनी सहेली को दिखा देना। अगर अपनी बहन और अपने घर की इज्जत बचाना चाहती हैं तो मुझसे बात करे। कहाँ मिलना है उससे? उसको मैंने बोला कि हम किसी अनजान जगह पर नहीं जाएंगे, इसलिए उसे अपने घर पर ही बुला लिया। मैंने ठीक किया ना? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। कब मिलना है? आज कॉलेज की छुट्टी के बाद। मंजरी बहुत परेशान हो गई थी। वह सोच रही थी कि गंगा ऐसी गलती कैसे कर सकती है, और जब गंगा गलत रास्ते पर जा रही थी तब उसको उसके बारे में कैसे पता नहीं चला। अगर यह बात घर वालों को पता चल गई तो क्या होगा? इधर मंजरी गंगा को लेकर परेशान थी और उधर गंगा ने अर्जुन के घर के पास वाले मॉल में अर्जुन को फ़ोन करके बहाने से बुलाया और अर्जुन से कहा, मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी तो सोचा आपसे मिलती चलूँ। अच्छा किया जो आपने मुझे बुला लिया। अब घर चलिए और खाना खा कर ही जाइएगा। गंगा ने झूठ मूठ का संकोच दिखाया और फिर अर्जुन के साथ उसके घर चली गई। एक बड़ी आलीशान कोठी को देखकर गंगा मन ही मन प्रफुल्लित थी। वहाँ पर वह जब जानकी जी से मिली तो बड़ी ही सभ्यता से पैर छुए और जानकी जी ने उसको गले लगा लिया। आखिर घर की होने वाली बहू की बहन जो आई थी। पर गंगा अपने साथ उस घर में बहू बनकर आने का सपना और अर्जुन के दिल से मंजरी को निकालने के विचार से आई थी। कुछ देर जानकी जी के पास बैठने के बाद गंगा अर्जुन के साथ घर देखने के लिए गई। अर्जुन का घर 3 मंजिला कोठी थी।
अर्जुन जब गंगा को अपने रूम में ले गया तब गंगा जाकर अर्जुन के बेड पर बैठ गई और बोली, इतना बड़ा घर घूमते घूमते थक गई, थोड़ी देर आराम कर लूं। अरे क्यों नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। गंगा ने भावुक होते हुए अर्जुन से कहा, कितने अच्छे हैं आप लोग जो इतनी सी देर में मुझे अपना बना लिया। और दीदी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और गंगा सुबक कर रोने का नाटक करने लगी। गंगा जानबूझकर कहते कहते रुक गई। क्या दीदी? अर्जुन गंगा के पास बैठ गया और गंगा को सीने से लगाते हुए बोला, अरे क्या बात है, ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आप जैसे सच्चे दिल वालों को जब कोई धोखा देता है तो बहुत बुरा लगता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कौन धोखा दे रहा है मुझे, कहो तो। अर्जुन जी, दीदी किसी और से प्यार करती है और ये जानते हुए कि मैं आपको पहली नज़र में ही दिल दे बैठी थी, फिर भी वह आपकी धन दौलत को देखकर आपके साथ शादी करना चाहती है। गंगा ने अर्जुन के सीने से लिपटे हुए ही कहा। अर्जुन के चेहरे पर मंजरी के प्रति गुस्सा छलक आया था। यदि कोई और कहता तो शायद अर्जुन नहीं मानता, पर गंगा उसकी बहन का यह सब बताना मंजरी के आचरण को प्रमाणित कर रहा था। गंगा ने अर्जुन को कस के जकड़ लिया था, जिससे अर्जुन भी गंगा की ओर आकर्षित होने लगा था। उसने गंगा के चेहरे को ऊपर उठाया और बोला, क्या सचमुच तुम मुझसे प्यार करती हो? गंगा ने धीरे से सर हिला दिया और बोली, हाँ। अर्जुन ने गंगा का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और अपने होठों को गंगा के होठों के पास ले जाने लगा। गंगा अचानक शर्मा गई और झटके से एक और पलटकर खड़ी हो गई और बोली, अर्जुन जी ये सब अभी अच्छा नहीं लगता। अर्जुन ने गंगा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू गंगा, तुमने मुझे धोखेबाज मंजरी से बचा लिया। अब तुम ही इस घर में दुल्हन बनकर आओगी। गंगा अर्जुन की ओर पलटी और फिर उसके सीने से लिपट गई। उधर जब तक कॉलेज की छुट्टी नहीं हो गई मंजरी का मन विचलित रहा। छुट्टी होने के बाद मंजरी आलिया के साथ उसके घर पहुंच गई। मंजरी आलिया के साथ पहली बार उसके घर आई थी। मंजरी जैसे ही आलिया के घर में घुसी तो उसको कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर मंजरी बहुत परेशान थी, इसीलिए ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और बोली, वह लड़का कब आएगा? आने ही वाला होगा। आज तो सोच सोचकर मेरे सर में दर्द हो गया। मैं चाय बना कर लाती हूँ। मंजरी भी आलिया के साथ किचन में चली गई। जब आलिया ने गैस चूल्हे पर चाय रख दी तब पास खड़ी मंजरी ने आलिया से पूछा, अभी कुछ दिन पहले जब मेरे पैर में मोच आई थी तब गंगा अकेले आई थी कॉलेज में, तब वह किससे मिली थी या कहाँ गई थी, जानती हो कुछ? मंजरी के इस सवाल से आलिया घबरा गई और बोली, मुझे तो यह सब नहीं पता, क्योंकि कुछ दिनों से गंगा मुझसे सही से बात तो करती नहीं है। हाँ सही कह रही हो, कुछ दिनों से गंगा कुछ बदली बदली सी लग रही थी। इतने में आलिया ने मंजरी से कहा, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मंजरी हाथ मुंह धोने चली गई और आलिया किचन में चाय छानी और फिर बाहर बैठक में ले आई। अभी मंजरी ने आधी कप चाय ही खत्म की थी कि तभी मंजरी का हाथ लगने से बगल में रखा उसका पर्स नीचे गिर गया और पर्स खुला होने के कारण सारा सामान नीचे बिखर गया। मंजरी तुरंत बिखरे सामान को उठाने लगी तो उसके हाथ जैसे ही वो फोटो आए जिनमें गंगा उस लड़के के साथ थी, उनको देखकर चौंक गई। अब मंजरी को याद आया कि जब वह आलिया के कमरे में घुसी थी तब उसको कुछ देखा सा लग रहा था। वो था उस फोटो में आया वही सोफा और आसपास रखा सामान जहाँ पर मंजरी बैठी थी। मंजरी ने अचानक आलिया की ओर गुस्से से देखा और फोटो टेबल पर पटकते हुए कहा, क्या है ये? आलिया ने कहा, कहाँ क्या है? मंजरी गुस्से से बोली, मुझे सच सच बता, तूने क्या किया गंगा के साथ? हमारी दोस्त होकर तूने क्यों हमारे साथ ऐसा किया? अब आलिया समझ गई थी कि मंजरी सब समझ गई है। वह चिल्ला कर बोली, चिंता मत कर, जो उस दिन गंगा के साथ हुआ वही आज तेरे साथ होगा यहाँ। मंजरी गुस्से से उठी और आलिया की तरफ बढ़ी, मगर तभी उसका सर चकराने लगा और वह वहीं सोफे पर गिर गई। आलिया ने मंजरी की चाय में बेहोशी की दवा डाल दी थी, जो तुलसी की साजिश का एक हिस्सा थी।
मंजरी कुछ होश में थी और बड़बड़ा रही थी। आलिया, तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। वह उठने का प्रयास तो कर रही थी, पर नशीली दवाई की वजह से उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, तो आलिया ने दरवाजा खोला। वह आर्यन ही था। आलिया उसको देखकर बोली, ओ, आ गए, बिल्कुल सही समय पर आए हो। उसके बाद आलिया ने आर्यन और मंजरी के उसी अंदाज में फोटो खींचे जैसे तुलसी चाहती थी। मंजरी बेहोश थी। वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ है, और होश में आने पर भी वह नहीं जान पाई कि आर्यन वहाँ आया था और आलिया ने मंजरी को उसके साथ आपत्तिजनक फोटो ली है। जब मंजरी को थोड़ा होश आया तब वह वहीं आलिया के घर पर ही थी। बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हुआ उसको इसकी खबर नहीं हुई। जब उसकी आंख खुली तब आलिया उसके सामने बैठी थी। आलिया को देखकर वह वहीं फिर से बड़बड़ाने लगी, क्यों किया तुमने ऐसा आलिया? आलिया थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, रुपयों के लिए आजकल सब उसी का खेल है, वरना कौन किसका हाल पूछता है। तुम लोगों से दोस्ती करने का मकसद था तुम में से किसी को भी अपने जाल में फंसाना और फिर रुपए मांगना। अब चाहे तुम हो या गंगा, क्या फर्क पड़ता है? तो वो दोस्ती, मंजरी ने धीरे से कहा। आलिया जोर से हंसी और बोली, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मंजरी उसे अचरज भरी निगाहों से देख रही थी। आलिया ने कहा, मैंने अपने जीवन का बहुत मुश्किल समय काटा है। अम्मी और अब्बा को एक एक पैसे के लिए मोहताज देखा है। हम घर में 7 भाई बहन थे। कभी कभी भूखे पेट सो जाया करते थे। बचपन में किसी के तन पर साबुत कपड़ों का इंतजाम तक नहीं कर पाए अब्बा, क्योंकि ईमानदारी का खाना और कमाना चाहते थे। जब बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो अब्बा और अम्मी ने खुदकुशी कर ली, जिससे इस दुनिया ने मुझे सिखा दिया कि रुपए की क्या अहमियत होती है। बड़े भाई ने जब तक उनका निकाह नहीं हुआ था तब तक हमारी परवरिश की, और फिर भाभी के आने के बाद हम सबको छोड़ दिया। अब हमें जीना है तो चाहिए पैसा। और हाँ, ऐसा नहीं कि गंगा जैसी सीधी सादी लड़की को पहली बार अपने जाल में फंसा है। मैंने इससे पहले भी कई लड़कियां अपनी इज्जत बचाने का सौदा कर चुकी हैं मुझसे। मंजरी, जो बड़े ही अचरज से आलिया को सुन रही थी, बोली, सौदा? हाँ, सौदा। अपनी बहन की इज्जत का सौदा, 12 लाख रुपए। मंजरी ने चौंकते हुए कहा, 12 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? हम जिसको भी अपने जाल में फंसाना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी पहले ही कर लेते हैं। तुम्हारे पिता अकाउंटेंट हैं, बड़ी मिल है, सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास रहता है। लाखों रुपया घर पर ला कर रखते हैं, जिससे मजदूरों की मजदूरी निपटाते हैं। बस तुम्हें उसी तिजोरी से मेरा हिस्सा मुझे देना होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। तो जाओ, कल तक तुम्हारी बहन की करतूत के पर्चे सारे शहर में बट जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, मंजरी ने चिल्लाते हुए कहा। आलिया ने फिर धमकाते हुए कहा, तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। मैं तुम्हें ये सारे फोटो सौंप दूंगी और वादा करती हूँ कि फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। मंजरी ने आलिया की तरफ देखा और मजबूर होकर कहा, ठीक है। रात के लगभग 8 बज गए थे, पर मंजरी अभी भी घर पर नहीं पहुंची थी। महेंद्र बहुत ही चिंता में था। रोज जब मिल से वापस आता था तब मंजरी घर पर मौजूद हुआ करती थी, पर आज अभी तक नहीं आई थी। वह मंजरी को पूछने कई जगह जा चुका था। तुलसी, जो कि जानती थी कि मंजरी कहाँ है और किस संकट में है, फिर भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी और बार बार महेंद्र को कहती कि मैं जब कहती थी कि लड़की को बाहर पढ़ने मत भेजो तब तो माने नहीं, और आज अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो मुझसे मत कहना। दूसरी ओर गंगा, जिसके लिए मंजरी इतना सब कर रही थी, वह भी मंजरी की चिंता नहीं कर रही थी।
आज दिन भर वह अर्जुन के घर पर रही थी और शाम को अर्जुन उसको घर छोड़ने आया था, जिसको तुलसी और गंगा ने खाना खाने की जिद करके रोक लिया था। अर्जुन भी इस बात को महसूस कर रहा था कि मंजरी देर रात होने पर भी घर वापस नहीं लौटी थी। गंगा इस बात पर भी अर्जुन के कान भर देती कि दीदी का घर आने का कोई टाइम ही नहीं है। महेंद्र बहुत परेशान था। वह थक हार कर आम के नीचे पड़ी चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि कहीं तुलसी की बात सच तो नहीं। इतने में मंजीरी की स्कूटी की आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया और वह तेजी से बाहर की ओर गया। देखा कि मंजरी आ गई है। महेंद्र ने कहा, ठीक तो हो बेटा, क्या हुआ, देर कैसे हो गई? इतने में अंदर से तुलसी आ गई और बोली, कहाँ से गुलछर्रे उड़ाकर आ रही है महारानी? तुलसी के पीछे अर्जुन भी खड़ा था, जिसे देखकर मंजरी सहम गई और तुलसी के पास जाकर बोली, कुछ नहीं माँ, वो आलिया है ना, आज उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी तो उसको दवाई दिलाने में देर हो गई। पीछे खड़े महेंद्र ने कहा, बेटा फ़ोन कर दिया होता तो चिंता नहीं होती। इतने में अर्जुन तुलसी की तरफ बढ़ा और बोला, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। ठीक है बेटा, फिर आना, तुलसी ने अर्जुन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा और गंगा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ गंगा, अर्जुन को बाहर तक छोड़ कर आओ। गंगा अर्जुन के पीछे पीछे चल दी। तुलसी उन दोनों को देखती हुई मंजरी को सुनाते हुए बोली, कितनी खूबसूरत जोड़ी है दोनों की। मंजरी तुलसी को आश्चर्य से देखती रह गई। मंजरी ने गंगा को देखा जो अर्जुन के साथ खुश लग रही थी, पर क्या गंगा इतनी बेशर्म है कि मंजरी जिसके लिए इतना परेशान है, गंगा की इज्जत के लिए इतना बड़ा सौदा करके आई है, वही दूसरी ओर गंगा के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि गंगा इस सब से अनजान हो? मंजरी खड़ी खड़ी ये सब सोचती रही। इतने में महेंद्र ने कहा, अच्छा बेटा, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो, दिन भर परेशान हो गई होगी। रात को मंजरी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी कि किस तरह अपने ही घर में चोरी की जाए और आलिया की मांग को पूरा किया जाए। उसके दिमाग में यह भी था कि यदि कोई और समस्या होती तो सारी बात महेंद्र को बता दी जाती और फिर उनके परामर्श से कुछ किया जाता, पर उनको किस मुंह से यह बताया जाए कि उनको अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए रुपया देना होगा। ये सब सोचते सोचते रात के 2 बज गए। मंजरी अपने बिस्तर से उठी और महेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ी। महेंद्र गहरी नींद में सो रहा था। तिजोरी की चाबी वहीं दीवार पर एक कील पर टंगी थी। मंजरी ने एक नज़र महेंद्र को देखा तो भावुक हो गई और पीछे लौटने लगी। उसने सोचा कि जब चोरी की सूचना सुबह होगी तो कितना दुख होगा इनको, पर दूसरे ही पल ख्याल आया कि अगर आलिया ने गंगा को बदनाम कर दिया तो इससे भी ज़्यादा दुख होगा। रुपया जाए तो जाए, घर की इज्जत नहीं जानी चाहिए। इतना सोचते ही उसके कदम तिजोरी की तरफ बढ़ने लगे और उसने खूंटी से चाबी उतारकर धीरे से तिजोरी खोली, जिसमें कहीं महेंद्र जाग न जाए। मंजरी के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल ऐसा करने के लिए गवाही नहीं दे रहा था, फिर भी घर की इज्जत के लिए ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, पर एक बार इज्जत गई फिर नहीं कमाई जा सकती। और यही सब सोचकर मंजरी ने तिजोरी खोली जो रुपयों से भरी थी। मंजरी जानती थी कि ये ऑफिस का पैसा है और इसके गायब होने से महेंद्र मुसीबत में पड़ सकता है, फिर भी वह मजबूर थी। मंजरी ने अपने कांपते हुए हाथों को तिजोरी के अंदर डाला। महेंद्र ने 2000 के नोटों से 1-1 लाख की कुछ गड्डियां तिजोरी में एक कोने में रख रखी थी। मंजरी ने उनमें से एक गड्डी उठाई और सोए हुए महेंद्र की ओर देखा। उसके मन में मंजरी को ऐसा करने के से एक बार फिर रोका
पर मंजरी ने सोचा कि महेंद्र भी इस स्थिति में ऐसा ही करते जो मंजरी करने जा रही है। मंजरी ने झट से 12 लाख रुपए निकाले और अपने साथ लाई बैग में रख लिए। तिजोरी में अभी भी काफी रुपए थे, पर मंजरी ने उसमें से 12 लाख रुपए ही निकाले। उसके बाद तिजोरी लॉक की और चाबी उसी खूंटी पर टांग दी जिस पे टंगी थी। उसके बाद मंजरी वहाँ से निकल गई। जब मंजरी यह सब कर रही थी तब तुलसी छिपकर उसको ऐसा करते हुए देख रही थी, और जब मंजरी कमरे के बाहर निकल रही थी तब तुलसी वहीं छिप गई जिससे मंजरी उसको देख ना सके। उसके बाद तुलसी महेंद्र के कमरे में गई और तिजोरी की चाबी उतारकर धीरे से तिजोरी खोली और तिजोरी में रखा बाकी का पैसा एक बैग में भर लिया। तुलसी ने पूरी तिजोरी खाली कर दी और उसे बंद करके चाबी फिर से खूंटी पर टांग दी। यह तुलसी की साजिश का एक हिस्सा था, इसीलिए तुलसी ने बड़ी ही चालाकी से सूरज और सविता को इस काम के लिए तैयार कर लिया था, जो तुलसी के फोन करने के कुछ देर बाद ही घर के बाहर आ गए। और तुलसी ने वह रुपयों से भरा बैग सूरज के हाथ में देते हुए कहा, इसको बहुत संभाल कर रखना, सब कुछ निपट जाने के बाद इसको आपस में बांट लेंगे, और इसमें से 5 लाख रुपए अभी आलिया को भी देना है, क्योंकि सूरज को भूलने की बीमारी थी, इसीलिए सविता भी उसके साथ आई थी। दोनों को कोई पहचान ना लिए, इसलिए दोनों ने कंबल ओढ़ कर आए थे और रुपयों से भरा बैग लेकर चुपचाप वहाँ से चले गए। सुबह को करीब 5 बजे मंजरी तैयार हो गई तो महेंद्र ने पूछा, अरे बेटा, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? पापा, वो आलिया की तबीयत ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से कल भी तो देर हो गई थी, इसीलिए उससे मिलकर फिर कॉलेज जाऊंगी। हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती है, कभी अपने बारे में भी सोचा कर। मंजरी महेंद्र के गले लिपट गई और बोली, पापा, आप हमेशा खुश रहे और आपका विश्वास बना रहे कि आपकी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी जिससे आपको कभी दुख हो। महेंद्र ने मंजरी के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम ही तो मेरा गौरव हो बेटी, मुझे विश्वास है तुम मेरा सर कभी नीचा नहीं होने दोगी। मंजरी की आंख भर आई थी। वह अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ने लगी कि तभी महेंद्र ने उसकी पीठ पर टंगे स्कूल बैग को देखते हुए कहा, बेटी, आज इतना भारी बैग लेकर क्यों जा रही हो? मंजरी ने महेंद्र की तरफ मुड़कर देखा और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। वह समझी कि वह अब पकड़ी गई और अब आलिया को रुपये नहीं दे पाएगी, जिससे वह गंगा के सारे फोटो मंजरी को देने वाली थी। वह कुछ बोल नहीं पाई कि तभी पीछे से तुलसी ने कहा, अरे अपन सहेली के लिए कुछ खाना ले जा रही होगी, बीमार जो है इसकी सहेली। जी पापा। ठीक है बेटी, जाओ, शाम को जल्दी आ जाना। मंजरी ने हाँ में सर हिलाया और स्कूटी स्टार्ट कर चली गई। जब वह आलिया के घर पहुंची तब आलिया कहीं जाने के लिए अपना बैग तैयार कर रही थी। मंजरी को देखकर बोली, आ गई रुपए लेकर। मंजरी ने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, कहाँ जा रही हो? अब यहाँ से अपना काम हो गया। अब किसी नए शहर में नए कॉलेज में एडमिशन लेकर किसी गंगा जैसी लड़की को फंसाकर उसकी इज्जत का सौदा उससे करूँगी। यही तो बिजनेस है मेरा। मंजरी ने रुपयों से भरा बैग आलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे 12 लाख रुपए। आलिया ने बैग को पकड़ा और उसमें से रुपयों की गड्डी निकालकर अपने बैग में रखने लगी। मंजरी उसको बड़े ही ध्यान से देख रही थी और गंभीरता से आलिया से पूछा,
तुम्हारे लिए दोस्ती, अपनापन और जज्बातों का कोई मोल नहीं है क्या? दोस्ती क्या होती है? हाँ, एक बार मन तो किया था कि तुम जैसी सीधी सरल और अच्छी दोस्त को धोखा कैसे दूं, पर क्या करूं, मजबूरी है। मेरे साथ मेरे ग्रुप में आर्यन जैसे साथी और मेरे भाई बहनों के खर्चों की जिम्मेदारी है। और रही बात अपनों और अपनेपन की, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं मेरे लिए। और रही बात तुम्हारी और तुम्हारे अपनों की, तो वो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। आलिया ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए मंजरी से कहा। इतना कहकर आलिया ने टेबल पर रखा एक बंद लिफाफा उठाकर मंजरी को थमा दिया और बोली, ये लो, इसमें मैंने फ़ोटो और मोबाइल चिप सब कुछ रख दिया है, और तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि फिर कभी वापस तुमको ब्लैकमेल नहीं करूँगी। मंजरी ने आलिया के हाथ से वो लिफाफा ले लिया और अपने बैग में रख लिया और जाने के लिए मुड़ी कि तभी आलिया ने पीछे से आवाज़ दी तो मंजरी रुक गई। आलिया मंजरी के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, मैंने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, पर न जाने क्यों ये मन तुम्हें धोखा देकर क्यों विचलित है। मंजरी कुछ नहीं बोली। वह समझ नहीं पा रही थी कि आलिया एक तरफ तो उसे धोखा दे रही है और दूसरी तरफ उससे हमदर्दी जता रही है। मंजरी चुपचाप मुड़ी और आलिया से कुछ कहे बिना घर के बाहर निकल आई। उसकी आंखें नम थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि कुछ ही दिनों में क्या से क्या हो गया। जो उसकी सबसे प्यारी सहेली थी वो आज उसको धोखा दे चुकी थी, और उसके पिता ने जो कुछ कभी झूठ ना बोलने और चोरी ना करने की सीख दी थी, उसके विपरीत उसने आज अपने पापा से झूठ भी बोला और अपने ही घर में चोरी भी थी की। वह यह भी जानती थी समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। जब उसके पापा को चोरी के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। यही सब सोचती हुई मंजरी कॉलेज ना जाकर सीधा घर पहुंची, जहां उसने देखा कि महेंद्र घर के आंगन में दोनों हाथों से अपने चेहरे को छिपाए बैठा था। पास खड़ी तुलसी महेंद्र से कुछ कह रही थी, जो मंजरी के आते ही चुप हो गई। मंजरी उन्हें देखकर समझ गई कि चोरी की बात का खुलासा हो चुका है। मंजरी धीमे कदमों से चलकर महेंद्र के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने पापा के कंधे पर हाथ रखती हुई उसके पास बैठ गई और बोली, पापा क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे कुछ जानती ही नहीं है, इतनी भोली बन रही हो। तुलसी जोर से मंजरी पर चिल्लाई और उसकी तरफ बढ़कर उसकी चोटी को अपने हाथ से पकड़ लिया और बोली, बता रात को किसने तिजोरी साफ की और सारा रुपया कहाँ देकर आई है? माँ, मुझे 12 लाख की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने तो 12 लाख ही लिए थे। मंजरी ने रोते हुए तुलसी से कहा, 12 लाख लिए या एक भी पैसा नहीं छोड़ा? तुलसी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ओ, तो तुलसी ठीक कह रही है कि तुमने ही चोरी की है। महेंद्र ने दुखी होते हुए मंजरी से कहा। हाँ पापा, मगर मंजरी इतना ही कह पाई थी कि महेंद्र अपने कमरे की ओर चल दिया और मंजू के फोटो के सामने खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा। इधर तुलसी जोर जोर से मंजरी पर चिल्लाने लगी और उसके कई थप्पड़ भी जड़ दिए। मंजरी किसी तरह से तुलसी के हाथों से अपने बाल छुटाकर महेंद्र की तरफ दौड़ी और उसके पास जाकर बोली, पापा, मैंने जो भी कुछ किया यह इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया। और घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। महेंद्र ने मंजरी की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, घर की इज्जत? हाँ पापा, घर की इज्जत। मैंने जो कुछ भी किया वो इस घर की मान मर्यादा और इज्जत बचाने के लिए किया। महेंद्र, जो अभी भी मंजरी को आश्चर्य से देख रहा था, बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? अब मंजरी मजबूर थी कि महेंद्र को सारी सच्चाई बता दी जाए।
उसे कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। शायद ऐसा किसी भी लड़की को शोभा नहीं देता कि ऐसे फोटोज अपने पिता को दिखाए, पर मंजरी मजबूर थी। मंजरी की आंखों में आंसू निरंतर बह रहे थे। मंजरी ने अपनी पीठ से बैग उतारा और उसमें से बंद लिफाफा निकालकर महेंद्र की तरफ बढ़ाती हुई बोली, पापा, गंगा भटक गई थी और एक धोखेबाज के जाल में फंस गई थी। वक्त रहते ये बात मुझे पता लग गई। उसने मुझसे इसके बदले 12 लाख रुपए मांगे, जो उसको देकर मैं ये सब वापस ले आई। महेंद्र ने मंजरी के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा और लिफाफा हाथ में पकड़ लिया। लिफाफे को खोलते हुए तुलसी की तरफ देखा, जो महेंद्र के पास आ गई थी। महेंद्र ने जैसे ही लिफाफे के भीतर से फोटो निकाले तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुलसी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मंजरी दोनों हाथ जोड़कर महेंद्र से रोते हुए बोली, पापा, गंगा को माफ कर दो। वह आलिया की बातों में आ गई थी, वह भटक गई थी पापा, उसे माफ कर दो। महेंद्र मंजरी की तरफ आगे बढ़ा और अपने हाथ की ओर देखते हुए मंजरी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पीछे खड़ी तुलसी फोटोज को मंजरी के सामने फेंकती हुई बोली, गंगा को बदनाम करती है, देख इन फोटो को, इनमें तू है या गंगा। मंजरी ने एक फोटो उठाया और उस पर नजर डाली। उसमें मंजरी थी जिसके साथ आर्यन था। मंजरी का मानो सर चकरा गया। वह कुछ बोलना तो चाह रही थी, पर उसके पास कोई शब्द ही नहीं मिल पा रहे थे। वह सोच रही थी कि ये सब कैसे और कब हुआ। इतने में महेंद्र आंखों में आंसू पोंछते हुए बोला, आज मैं हार गया मंजू। जिस बेटी को मैंने अपने घर की मान मर्यादा की जिम्मेदारी दी थी, आज उसने ही मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। वह पागलों की तरह इधर उधर कुछ देखने लगा और कुछ ही देर में एक चुंदरी जो मंजू की थी, जिसे ओढ़कर मंजू पहली बार इस घर में आई थी, को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा और मंजरी की ओर गुस्से में देखते हुए बोला, इससे अच्छा तो पैदा होते ही मर जाती। मंजरी के कानों में ये शब्द पड़े ही मानो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। अपने पापा के मुंह से ऐसे शब्द सुनना उसके लिए जीवित रहते हुए भी मौत के समान थे। मंजरी को अचानक क्या सूझा कि वह कमरे से बाहर की ओर जाने लगी और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। महेंद्र और तुलसी अंदर ही रह गए। महेंद्र ने खिड़की से झांक कर देखा कि मंजरी ने आंगन में पड़ी एक रस्सी उठा ली और उसका फंदा तैयार कर रही है। महेंद्र जोर से चिल्लाया, नहीं मंजरी, तुम ऐसा कुछ मत करना। पर मंजरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी से फंदा बनाने का प्रयास करने लगी। उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। अतः उसने फंदा तैयार कर लिया तो पास पड़ी कुर्सी के सहारे आंगन में खड़े आम के पेड़ पर चढ़ गई और टहनियों के सहारे और ऊपर जाने लगी। उधर महेंद्र जोर जोर से रो रहा था और मंजरी को ऐसा ना करने के लिए चिल्लाकर मना कर रहा था। कभी वह खिड़की से मंजरी को देखता जो पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तो कभी दरवाजे पर आकर उसको जोर से हिलाकर खोलने का प्रयास करता। एक समय ऐसा आया कि वह थककर वहीं खिड़की के पास बैठ गया और जोर जोर से रोते रोते बार बार कहने लगा, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। इधर मंजरी को जब लगा कि पर्याप्त ऊंचाई पर चढ़ चुकी है, तब उसने एक टहनी पर रस्सी का सिरा बांध दिया और फंदा अपने गले में डाल लिया। मंजरी ने एक पल आंखें बंद की और अपने पापा को याद किया। उसके बाद उसने पेड़ के नीचे छलांग लगा दी। अचानक मंजरी को लगा कि उसे कोई ऊपर की ओर उठा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह अर्जुन था, जो मंजरी के नीचे कूदते ही बाहर का दरवाजा खुला होने के कारण सही समय पर पहुंच गया था। उसके साथ गंगा भी थी, जो कि मंजरी के गले में पड़े फंदे का निकालने का प्रयास कर रही थी। मंजरी अर्जुन से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। गंगा ने जब मंजरी के गले से फंदा निकाल लिया तब दौड़ कर गई और कमरे का दरवाजा खोल दिया, जिसमें महेंद्र और तुलसी बंद थे। महेंद्र दौड़ कर गया और मंजरी से लिपट गया। मंजरी और महेंद्र दोनों रो रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर एक पुलिस की जीप आकर रुकी, जिसमें सूरज, सविता के साथ आलिया भी बैठी थी। पुलिस तीनों को अंदर ले आई और बोली, लीजिए महेंद्र जी, लीजिए, आपके असली गुनहगार तो
गुनहगार, वो तो अच्छा हुआ कि गंगा बिटिया ने मुझे समय रहते सब कुछ बता दिया, तो हमने कल रात से ही आपके घर के बाहर निगरानी बैठा दी थी और इन सबको रुपए ले जाने इसलिए दिए कि उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। उसके बाद इंस्पेक्टर ने आलिया की ओर इशारा किया और कहा कि बता, तुम लोगों ने ये सब कैसे किया। और उसके बाद आलिया ने शुरू से पूरी कहानी बताई कि किस तरह उसने गंगा को फंसाया और फिर किस तरह तुलसी के कहने पर मंजरी को आलिया सब कुछ बताने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल की ओर इशारा करते हुए, जो रुपये से भरे बैग पकड़े खड़ा था, बोले, ये रहा आपका सारा रुपया। महेंद्र गंगा की तरफ बढ़ा और उसके सर पर हाथ फिराने लगा। गंगा ने तुलसी की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहिब, इन सब चोरों की मुखिया को कैसे छोड़ा जा सकता है? इसे भी ले जाइए अपने साथ। तुलसी दोनों हाथों को हिलाते हुए बोली, नहीं बेटी, ये सब तो मैं तेरे लिए ही करना चाहती थी और आज तू ही मुझे गुनहगार ठहरा रही है। तुम एक बेटी की खुशियाँ छीनकर दूसरी को खुश देखने की कल्पना कैसे कर सकती हो? गंगा ने तुलसी की आंखों में देखते हुए कहा। इतने में महेंद्र ने कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटी, असली गुनहगार यही है, इसे सजा मिलनी चाहिए। महेंद्र ने इंस्पेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे भी ले जाओ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने पास खड़ी 2 महिला कांस्टेबल को इशारा किया, जो तुलसी की ओर बढ़ी तो तुलसी झट से महेंद्र के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। महेंद्र ने तुलसी की ओर से मुंह घुमा लिया और दोनों महिला कांस्टेबल ने तुलसी को पकड़ लिया और चलने लगी। तभी पीछे से मंजरी ने कहा, माँ, जिसे सुनकर तुलसी अचानक पलटी और दौड़कर मंजरी के गले लग गई और फिर अपने आप ही मंजरी से अलग होती हुई पीछे हटी और बोली, नहीं, मुझे माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। मैंने हर पल तेरा बुरा करना चाहा। माँ जैसे पवित्र रिश्ते को मैंने नहीं समझा। मैं तेरी गुनहगार हूँ बेटी। मंजरी तुलसी के गले लग गई और बोली, आज मुझे मेरी माँ मिल गई, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुलसी ने भी मंजरी को गले लगा लिया और दोनों को लिपट कर रोने लगी। गंगा और महेंद्र भी दोनों के पास पहुंच गए और आपस में एक साथ गले लग गए। आलिया ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। वह मंजरी से बोली, मैं ना कहती थी मंजरी की तुम में कुछ तो खास है जो सबके मन को जीत लेती हो। आज तुमने अपनी माँ को माफ करके सचमुच अपने घर की इज्जत बचा ली। मंजरी ने आलिया की तरफ देखा और उसे भी गले लगा लिया। अपने आंसू पोंछते हुए इंस्पेक्टर साहब से बोली, सर, मेरा सारा रुपया हमें मिल गया और सबने अपने गुनाहों का पश्चाताप भी कर लिया। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट करनी है। मंजरी ने महेंद्र की तरफ देखा, जिसने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली गई। सूरज और सविता ने भी अपने किए की माफ़ी मांगी। अर्जुन एक और खड़ा मंजरी के हृदय की विशालता को देख रहा था, जिसने इतना सब सहने के बाद भी सबको माफ़ कर दिया। जब मंजरी ने अर्जुन को देखा तो उसकी तरफ गई और उसके पास जाकर बोली, थैंक यू। अर्जुन मुस्कुराया और मंजरी को गले से लगा लिया।